नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं ललित पुनेरा। एक और बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छी बात है। दोस्तों, सबसे पहले आज का विचार, यह ज़िंदगी है, यह हमें हंसाएगी भी और रुलाएगी भी, और जो इसे जीना सीख जाता है वह इसे जी लेता है। नहीं तो बहुत से लोग इसे काट रहे हैं। तो ये तो था दोस्तों आज का विचार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगले वर्ष 2024 में, जैसे आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के निर्वाचन प्रस्तावित है और इसमें सभी दलों ने अपने साथियों को, अपने गठबंधन को, स्वयं को चुनाव के लिए मजबूती प्रदान करना, कई तरह के राजनीतिक एजेंडे होते हैं, गठबंधन आदि, तो इन पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक गठबंधन मोदी सरकार के विरुद्ध विपक्षी पार्टियों ने बनाया है, नाम रखा है इंडिया। किस बिना पर रखा, किस बेस पर रखा? इंडिया से उनका तात्पर्य है कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल अलायंस। इस अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इंडिया नाम से उनका कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है और उनके क्रियाकलाप, उनके फैसले, उनके राजकार्य सब इंडिया विरोधी हैं। अब उसमें कौन कौन दल शामिल हैं? मुख्य दल कांग्रेस है, जिसके मुखिया जमानत पर है। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच चल रही है और राहुल गांधी गुजरात की एक कोर्ट से सजा याफ्ता हैं। प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। दूसरा टीएमसी, उसके कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं और शिक्षक घोटाले में टीएमसी के नेता पार्थ चटर्जी आदि जेल में हैं। आम आदमी पार्टी, जिसके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में और शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये जेल में हैं। नौकरी के बदले ज़मीन मामले में बिहार की आरजेडी के जो मुखिया हैं तेजस्वी यादव, वो चार्जशीटेड हो चुके हैं। और दक्षिण भारत की तेलंगाना के केसीआर के चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी कविता, उनकी जांच चल रही है दिल्ली के शराब घोटाले में। एनसीपी के, खैर अब एनसीपी का अस्तित्व वैसे ही ख़त्म हो गया है, उसका सूर्य अस्त होने के कगार पर है। फिर भी उनके मंत्री नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में है। शिवसेना महाराष्ट्र की, उसका भी एनसीपी की तरह ही रसातल में चली गई है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं जांच के घेरे में हैं। परिवारवाद की राजनीति करने वाले दल, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले दल और आतंकवाद, टेररिज्म को बढ़ावा देने वाले दल, ये सब इकट्ठे हुए हैं केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए। और चुनाव में मुद्दे होते हैं
महंगाई का मुद्दा होता है, शिक्षा का मुद्दा होता है, रोज़गार स्वरोज़गार का मुद्दा होता है, विकास का मुद्दा होता है। लेकिन इन चुनाव में आपको कोई मुद्दे दिख नहीं रहे होंगे विपक्ष की तरफ से। केंद्र सरकार चुनाव के मैदान में जाएगी अपने कार्यों को लेकर के, और जो कार्य होने हैं उनको लेकर के। लेकिन ये एक मुद्दे को लेके जा रहे हैं कि मोदी को हटाना है। अगर वो हट जाएं तो इनके हाथ में बागडोर आएगी, तो फिर वही ये लूट खसोट और तुष्टीकरण, परिवारवाद, ये सब चीज़ बढ़ेंगी। चलो, ये तो राजनीतिक बातें हैं, इस पे चर्चा नहीं होनी थी, जिक्र आ गया तो बता दिया। अब घर में कोई बच्चा पैदा होता है नया, हमारे घरों में, आपके घरों में कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसका जब नामकरण संस्कार होता है तो उसके जन्म का समय, तिथि, घड़ी और काल, नक्षत्र और दिशा आदि पंचांग में देख करके उसका नामकरण संस्कार किया जाता है। इतना बड़ा महागठबंधन हुआ, इसके लिए इनके आकाओं ने या इनके मुखियाओं ने यह सब कुछ देखा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन आनन फानन में इंडिया रख दिया और काम सब इंडिया विरोधी है। तो जब किसी का नामकरण ही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो, और नाम रखने से क्या होता है, ये तो वही कहावत हो गई, आँख के अंधे हैं और नाम से नैन सुख। नाम रखने से नहीं होता। ये जनता है, लोकतंत्र है, आपका काम देखती है, आपकी कार्यप्रणाली देखती है, आपकी देशभक्ति देखती है, तो आपको वोट करेगी। नाम भी रख दिया। अभी जिस महागठबंधन रूपी बच्चे का जन्म होना शेष है, अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, नामकरण पहले ही हो गया है। पहले तो हमें यह लगता ही नहीं है कि इस महागठबंधन रूपी बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि जैसे इनके नेताओं के, इनके प्रवक्ताओं के, इनके मुखियाओं के जो घटक दल हैं, उनके बयान आ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके क्रियाकलाप आ रहे हैं, तो इस बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं लग रहा है। कैसे करके भी उपचार करके अगर सीजरिंग से वो बच्चा बाहर आया, महागठबंधन रूपी बच्चा, तो वो विकलांग और मंदबुद्धि किस्म का होगा। तो ऐसा विकलांग और मंदबुद्धि बच्चा इस चुनावी महासमर में, इस चुनावी महासंग्राम में मोदी के नेतृत्व वाले विशालकाय योद्धा के सामने कैसे लड़ पाएगा। एक परेशानी मेरी यह भी है, आपने इंडिया नाम रख दिया। जिस दिन चुनाव के परिणाम आएंगे, स्वाभाविक है, जिसकी प्रबल संभावना है कि मोदी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में आएंगे, तो उस दिन न्यूज़पेपर, न्यूज़ एंकर, टीवी चैनलों पर क्या बोलेंगे कि इंडिया का सुपड़ा साफ, इंडिया की करारी हार, इंडिया चारों खाने चित, इंडिया भीतर घात से हारा, इंडिया औंधे मुंह गिरा, इंडिया के प्रत्याशियों की जमानत जब्त, इंडिया धराशायी हो गया। यह सब सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, और किसी भी भारतीय को, और सच्चे भारतीय को, तो ये वाक्य और ये शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो और इसकी संभावना 100% है। जो ये विपक्षी दल महागठबंधन में इकट्ठे हुए हैं, इनके काम कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई चारा घोटाले में लिप्त है, कोई रेलवे की नौकरी के बदले ज़मीन वाले मामले में लिप्त हैं, कोई शराब घोटाले में लिप्त हैं। तो जनता तो ये सब जानती है ना। तो ये फिर भी
इनमें अति आत्मविश्वास है। चलो, ये राजनीतिक प्रक्रिया है, संविधान के अनुसार देश में निर्वाचन होते हैं और लोकतंत्र है हमारे देश में। इसमें एक मजबूत सत्ता पक्ष है तो मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है। लेकिन मजबूत विपक्ष की जो खूबियां हैं वो भी विपक्ष के अंदर होनी चाहिए। किन बातों पर चर्चा करनी है, कौन से मुद्दे लेकर के आने हैं जो जनहित में हो, देश हित में हो, देश की अखंडता के लिए हो, देश की संप्रभुता के लिए हो और नागरिकों के अधिकारों की बात हो, महिला सुरक्षा संबंधी बातें हो, शिक्षा संबंधी बात हो, स्वास्थ्य संबंधी बात हो, ऐसे कोई मुद्दे इनके पास नहीं है। कभी ये राफेल का मुद्दा ले आते हैं, कभी पेगासस का मुद्दा ले आते हैं, कभी मणिपुर वाला मुद्दा ले आते हैं, कभी अडानी वाला मुद्दा ले आते हैं। अभी टमाटर वाला मुद्दा ले आ रहे हैं। ये मौसमी सब्जी है, अगर हम एक महीना टमाटर कम खा लेंगे तो क्या होगा? देश में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर हथियाने की बात कर रहा है, चीन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में को अपनाने की बात कर रहा है, वहाँ घुसपैठ कर रहा है और अंदर हमारे देश के इतने देश विरोधी जिहादी हैं, वो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहे हैं और तुम टमाटरों पर उलझ रहे हो। उनसे लड़ो। भारत को हम किन किन से लड़ना है? विदेशी ताकतों से लड़ना है जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमारे पड़ोसी शत्रु देशों से मोर्चा लेना है जो हमारे यहाँ पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने में लगे हैं। यदि इन मुद्दों को आप लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपनी रणनीति बताएंगे, अपनी नीतियों से अवगत कराएंगे और अपनी विचारधारा से अवगत कराएंगे, तो जनता कहीं पर कंप्रोमाइज़ कर सकती है। लेकिन आप लोगों के पास चेहरा भी नहीं है। जितने दल हैं, जितने घटक दल हैं आपके गठबंधन में, सभी अपने आप को एक मुखिया के रूप में देख रहे हैं। सभी ने अरमान पाल रखे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जिसके पास एक सांसद नहीं है आज की तारीख में, वो भी सपने देख रहा है। चलो, एक बार को बड़ी अप्रत्याशित घटना हो जाती है, एक चमत्कार हो जाता है, फिर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ेंगे, उसके लिए समझौते करेंगे और समझौते वो देश की संप्रभुता के साथ होंगे, देश की अखंडता के साथ होंगे, जनता की विकास के साथ होंगे। चलो, आपकी सरकार बन भी जाती है तो आप क्या योग्य आदमी को प्रधानमंत्री और योग्य व्यक्ति को मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं? नहीं। आपकी मजबूरी है। जिन दलों के साथ आप मिलकर जीते हैं सभी को उसमें भागीदारी देनी पड़ेगी, चाहे वो अयोग्य ही क्यों नहीं हो। तो हम आपकी सरकार को बनाने के लिए, आपको सत्ता में बिठाने के लिए अपने हितों के साथ में जनता क्यों कंप्रोमाइज़ करेगी? हमारे लिए तो देश हित जरूरी है, हमारे लिए जनता का विकास जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, विकास जरूरी है। आपको सत्ता में बिठा दें और फिर चाहे आप जो मर्जी करते रहें और हम आपको 5 साल झेलते रहेंगे, ये नहीं। सबसे पहले महागठबंधन को शुरू करने की जिम्मेदारी टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने ली। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर, उन्होंने ली। बेंगलुरु में इस महागठबंधन की दूसरी मीटिंग हुई तो उसमें कांग्रेस ने पूरे गठबंधन के नेतृत्व को ही हाईजैक कर लिया। आज
केंद्र सरकार के विरुद्ध मणिपुर प्रकरण में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सभी दलों में, सभी घटक दलों में यह बात तय हुई थी कि सभी डेलीगेट्स मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे स्पीकर महोदय के सामने। लेकिन आनन फानन में कांग्रेस ने गौरव गोगोई, जो आसाम से सांसद चुन करके आते हैं, उनको भेज दिया अविश्वास प्रस्ताव देने के लिए। इससे भी सभी घटक दल नाराज़ हैं। इससे भी सभी घटक दलों में आपस में मनमुटाव चल रहा है। भाई कांग्रेस अकेला श्रेय लेना चाहती है। तो ये गठबंधन होगा और मजबूत होगा और 5 साल देश चलाएगा, इस पर हम कैसे विश्वास कर लें? क्योंकि आप लोगों की नीयत ही साफ नहीं है। आपकी नीयत सिर्फ इतनी है कि येन केन प्रकारेण मोदी को हटाएं, बीजेपी सरकार को हटाएं और हम सत्ता पे आसीन हों। और उसके आगे का आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। तो जनता आप पर विश्वास करेगी कैसे? अगर आपको सत्ता में आना है तो जनता का विश्वास जीतना होगा। जनता मत देगी और तभी तो आप जीत के आएंगे। और क्रियाकलाप आपके ऐसे हैं, ये दिख रहे हैं। ये तो आज चुनाव से पहले की बात है और चुनाव के बाद जो माहौल बनेगा वह तो देखने लायक होगा। तो इसलिए जनता से मेरा विनम्र निवेदन है, कोई रिस्क न लें, किसी के बहकावे में ना आए और जो देश को मजबूत स्थिति में ले जा सकते हैं, जो देश के विकास की बात करते हैं, जो देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, सेना के उच्चीकरण की बात करते हैं, सेना के मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उनके पक्ष में मतदान कीजिए। बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। आपका एक मत भारत की तस्वीर तय करता है। बहुत कीमती है आपका मत, इसलिए अपने मत का प्रयोग बड़ा सोच समझ के और बड़े विवेकपूर्ण तरीके से कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले अंक में मिलेंगे एक और बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।